आज का वीडियो ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हमने ITI फर्स्ट ईयर का दूसरा मॉडल पेपर बनाया है एवं सॉल्व किया है। और अगर आपने मॉडल पेपर 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, लिंक पर जाकर आप मॉडल पेपर 1 देख सकते हैं। देर न करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दिए गए सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह। ये जो चिन्ह हमारा दिखाया गया है विद्यार्थियों, ये हमारा आवश्यक चिन्ह है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तेलीय सतह की सफाई हेतु क्या प्रयुक्त करना चाहिए? यदि किसी सतह पर तेल गिर जाता है तो उसकी सफाई के लिए हमको क्या प्रयुक्त करना चाहिए? ऑप्शंस: लकड़ी का बुरादा, पानी, रुई, रेत। इसका सही आंसर होता है दोस्तों, तेलीय सतह की सफाई हेतु लकड़ी का बुरादा प्रयोग करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 3 ITI एग्जाम में बहुत बार आता है दोस्तों। दिए गए सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह। ये जो सुरक्षा चिन्ह हमारा दिखाया गया है ये हमारा सूचनात्मक चिन्ह होता है, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 चित्र में प्रदर्शित औजार को पहचानिए। यह प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के साथ फिटर, वेल्डर, मैकेनिक सभी ट्रेडों में आता है। चित्र में प्रदर्शित औजार को पहचानिए। वॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर या बेंड पिन हैमर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये जो चित्र में दर्शाया गया है ये हमारा बॉल पिन हैमर है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 5 सेंटर पंच का पॉइंट कोण होता है? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, सेंटर पंच का पॉइंट कोण 90 डिग्री होता है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 6 कीप बनाने के लिए कौन सी स्टैक प्रयोग की जाती है? ऑप्शंस: फनल स्टैक, वर्गाकार स्टैक, गोल तलिए स्टैक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, कीप बनाने के लिए फनल स्टैक का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 7 न्यूनतम एक इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ में होता है? ऑप्शंस: क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। इसका सही आंसर है दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु होता है जिसमें न्यूनतम एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है? ऑप्शंस: चीनी मिट्टी, रेजिन, ग्रेफाइट या इनमें से कोई नहीं। सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है हमारा ग्रेफाइट होता है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा लचीला आचालक नहीं है? प्रश्न कह रहा है जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा हमारा लचीला आचालक नहीं है? फाइबर हमारा ठोस आचालक होता है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। और जबकि कागज, रेजिन तथा कॉटन हमारे लचीले आचालक होते हैं। प्रश्न 10 किसी जोड़ की खालिस्तान बढ़ाने के लिए सोल्डरिंग की जाती है? ऑप्शंस: खिंचाव, तन्यता, चालकता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, किसी जोड़ की चालकता बढ़ाने के लिए सोल्डरिंग की जाती है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। प्रश्न 11 चालक का साइज नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस: बेवल गेज, वर्नियर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज या इनमें से कोई नहीं। चालक का साइज नापने के लिए स्टैंडर्ड वायर गेज का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। प्रश्न 12 निम्न में से किस परिपथ में विद्युत धारा एक समान रहती है? ऑप्शंस: खुला परिपथ, लघु परिपथ, समांतर परिपथ, श्रेणी परिपथ। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों श्रेणी परिपथ। श्रेणी परिपथ में विद्युत धारा का मान एक समान होता है, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। और समांतर परिपथ में हमारे वोल्टेज का मान एक समान होता है, एवं खुला परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है,
एवं लघु परिपथ के अंतर्गत अत्यधिक धारा का प्रवाह होता है। प्रश्न 13, कौन सा नियम बताता है कि बंद परिपथ में नियत तापमान पर वोल्टेज और धारा का अनुपात समान होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओम का नियम, क्योंकि ओम का नियम कहता है कि नियत तापमान पर प्रतिरोध या चालक के सिरों पर लगाया गया वोल्टेज उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। प्रश्न 14 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, मुह, हेनरी और ओम सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। एवं प्रतिरोध को हम आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न 15, किरचॉफ का नियम है विद्युत धारा नियम, वोल्टेज नियम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों किरचॉफ का नियम विद्युत धारा का नियम एवं वोल्टेज का नियम दोनों है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। प्रश्न 16, धात्विक प्रतिरोधक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर घटता है, बढ़ता है, नियत रहता है, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम जानते हैं धात्विक प्रतिरोधक हमारे पीटीसी होते हैं, अर्थात तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोधकता मान घटता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 17, व्हीट स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से होकर जब कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो ब्रिज परिपथ को खालिस्तान कहा जाता है? निर्गत, संतुलित, असंतुलित या खुला? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों संतुलित। व्हीट स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से जब कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो ब्रिज को संतुलित कहा जाता है। एवं व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 18, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है? ऑप्शंस लंबाई बढ़ा दी जाए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उसकी लंबाई को बढ़ा दी जाए, क्योंकि चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लंबाई को बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 19, किस प्रकार का विद्युत धारा प्रवाह उत्पन्न होगा जब धारा घुमावदार तरीके से लपेटे हुए तार में से प्रवाहित होती है? प्रश्न कहता है कि यदि किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है? ऑप्शंस ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या थर्मल प्रभाव। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चुंबकीय प्रभाव। यदि किसी कुंडली में से धारा का प्रवाह होता है तो उस कुंडली में चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न हो जाता है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 20, एक पदार्थ जिसे केवल बहुत कम चुंबकित बनाया जा सकता है? ऑप्शंस लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय ऐसे पदार्थ होते हैं जिसे केवल बहुत कम चुंबकित बनाया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। लोह चुंबकीय पदार्थों को बहुत अधिक चुंबकित बनाया जा सकता है एवं प्रतिचुंबकीय पदार्थों को चुंबकित नहीं किया जा सकता है। प्रश्न 21, चुंबकीय वाहक बल का मात्रक क्या है? चुंबकीय वाहक बल जिसे मैग्नेटिक मोटिव फोर्स कहते हैं, इसका मात्रक एम्पियर टर्न होता है। प्रश्न 22, मृदु फेराइट का हिस्टेरेसिस लूप लगभग होता है? ऑप्शंस गोलाकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मृदु फेराइट का हिस्टेरेसिस लूप लगभग वर्गाकार होता है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 23, यदि किसी एसी परिपथ में धारा एवं वोल्टेज में कलांतर शून्य हो तो वह कहलाता है? ऑप्शंस शुद्ध प्रेरकीय परिपथ, शुद्ध धारतीय परिपथ, अनुनादी परिपथ या शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में धारा एवं वोल्टेज के मध्य कलांतर शून्य होता है। प्रश्न 24, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर 1 होता है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। और अगर आपसे पूछा जाए पावर फैक्टर क्या होता है तो आपको बताना है पावर फैक्टर हमारा
प्रतिरोध एवं प्रतिबाधा का अनुपात होता है। प्रश्न 25, धारिता का मात्रक क्या है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यह ITI एग्जाम में बहुत बार आता है। पूछा गया है कि धारिता का मात्रक है फैराड, कूलाम, वोल्ट, हेनरी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों फैराड। धारिता का मात्रक फैराड होता है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 26, भारत में मानक AC की आवृत्ति क्या है? 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 75 हर्ट्ज या 85 हर्ट्ज? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भारत में मानक AC की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 27, DC का पावर फैक्टर होता है? ऑप्शंस 1, 0, 1 और 0 के मध्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों DC का पावर फैक्टर हमेशा 1 होता है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 28, 2 वाटमीटर विधि में कुल पावर होगी। यदि दोस्तों हमने ये पावर मापने के लिए 2 वाटमीटर का उपयोग किया है तो वाटमीटर की कुल पावर W बराबर W1 प्लस W2 होगी, इसलिए ऑप्शन 1 हमारी सही हो जाएगा। प्रश्न 29, न्यूट्रल बिंदु होता है डेल्टा संयोजन में, स्टार संयोजन में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों न्यूट्रल बिंदु हमारे स्टार संयोजन में होता है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। 3 फेज संतुलित लोड में न्यूट्रल तार में धारा प्रवाहित होती है। इसका राइट आंसर है दोस्तों यदि 3 फेज सिस्टम है और संतुलित लोड है तो न्यूट्रल तार में धारा 0 होती है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 31, यदि सेलों को खालिस्तान में संयोजित किया जाता है तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने से उनकी आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाती है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। और यदि आपसे पूछा जाए सेल की एम्पियर हावर क्षमता बढ़ाने के लिए सेलों को किस क्रम में संयोजित करते हैं, तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाता। प्रश्न 32, बैटरी की एम्पियर क्षमता बढ़ाने के लिए सेल को खालिस्तान क्रम में संयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बैटरी की एम्पियर क्षमता बढ़ाने के लिए सेलों को हम समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 33, बैटरी को फिट करते समय बैटरी की खालिस्तान का ध्यान रखें। ऑप्शन ध्रुवता, आसुत जल, चढ़ाई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बैटरी को फिट करते समय बैटरी की ध्रुवता का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 34, इनमें से प्राथमिक सेल नहीं है डैनियल सेल, लैग्रांजी सेल, शुष्क सेल या लेड एसिड सेल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लेड एसिड सेल, क्योंकि लेड एसिड सेल हमारा प्राथमिक सेल नहीं है, लेड एसिड सेल हमारा द्वितीयक सेल होता है, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। जबकि डैनियल, लैग्रांजी एवं शुष्क सेल हमारे प्राथमिक सेल होते हैं। प्रश्न 35, ICDP और ICTP किस प्रकार का स्विच है? रोटरी स्विच, मैन स्विच, टॉगल स्विच या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ICDP और ICTP हमारे मेन स्विच होते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 36, फ्यूज संयोजित होना चाहिए उदासीन चालक के श्रेणी क्रम में, उदासीन चालक के समांतर क्रम में, फेज चालक के श्रेणी क्रम में या फिर फेज चालक के समांतर क्रम में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों फ्यूज को हमेशा फेज चालक के श्रेणी क्रम में ही संयोजित किया जाना चाहिए एवं सभी प्रकार की सुरक्षा एवं नियंत्रक युक्तियों को फेज तार के श्रेणी क्रम में ही संयोजित करते हैं। प्रश्न 37, ELCB का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रिकल लीकेज सर्किट ब्रेकर, इलेक्ट्रिकल लाइन सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज करंट ब्रेकर या फिर अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 38, ISI संहिता के अनुसार अर्धचालक के लिए किस रंग के तार की अनुशंसा की जाती है? ऑप्शंस लाल, काला, नीला, हरा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अर्धचालक के लिए हमको हरे रंग की अनुशंसा की जाती है, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 39, अर्धचालकों द्वारा खालिस्तान को पृथ्वी में प्रेषित किया जाता है
लीकेज करेंट, ओवरलोड करेंट या लीकेज वोल्टेज या ओवरलोड करेंट। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अर्धचालकों द्वारा लीकेज करंट को पृथ्वी में प्रेषित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। प्रश्न 40, सामान्य बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब कम प्रकाश देती है, अधिक प्रकाश देती है, केवल एक रंग का प्रकाश देती है, से आंखों पर जोर पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सामान्य बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक प्रकाश देती है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 41, नियॉन साइन ट्यूब के प्रचालन के लिए आवश्यक वोल्टेज निर्भर करती है लाइन के व्यास पर, नली में भरी गई गैस पर, नली की लंबाई पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नियॉन साइन ट्यूब के प्रचालन के लिए आवश्यक वोल्टेज नली की लंबाई पर निर्भर करती है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 42, मल्टीमीटर किस का मापन कर सकता है? प्रतिरोध, वोल्टेज, धारा, इन सभी का। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मल्टीमीटर प्रतिरोध, वोल्टेज एवं धारा तीनों का मापन कर सकता है, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 43, किसी वैद्युतिक मापक यंत्र के सचल भाग पर कार्यरत बल हैं। ऑप्शंस निक्षेपण बल, नियंत्रण बल, स्प्रिंग बल या ये सभी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये सभी, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। वैद्युतिक मापक यंत्र में अवमंदन बल का भी उपयोग होता है, जो कंपन को रोकने के लिए उपयोगी होता है। प्रश्न 44, मोटर जनित्र की गति मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शंस टेकोमीटर, एवोमीटर, मेगर या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मोटर जनित्र की गति नापने के लिए टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। प्रश्न 45, यदि मिक्सर की आर्मेचर कुंडली खुली हुई है तो मिक्सर उच्च गति पर चलेगा, मिक्सर निम्न गति पर चलेगा, मिक्सर नहीं चलेगा या मिक्सर गर्म हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मिक्सर नहीं चलेगा, क्योंकि मिक्सर में यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है एवं यूनिवर्सल मोटर में आर्मेचर बाइंडिंग एवं फील्ड बाइंडिंग एक दूसरे के सीरीज में होती हैं और आर्मेचर कुंडली के खुले होने के कारण धारा का प्रवाह नहीं होगा, इसलिए मिक्सर हमारी नहीं चलेगी। प्रश्न 46, यदि फैन में संधारित्र लघु परिपथ है तो फैन ध्वनि के साथ चलेगा, धीमा चलेगा, तेज चलेगा या नहीं चलेगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नहीं चलेगा। यदि संधारित्र लघु परिपथ है तो हमारा फैन नहीं चलेगा, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 47, घरेलू कार्यों में फूड मिक्सर के लिए प्रयुक्त विद्युत मोटर सामान्यतः खालिस्तान होती है। यूनिवर्सल मोटर, संधारित्र स्टार्ट मोटर, शेडेड पोल मोटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों यूनिवर्सल मोटर, क्योंकि घरेलू कार्यों में फूड मिक्सर के लिए यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है एवं यूनिवर्सल मोटर की गति 3000 से 12000 आरपीएम होती है। प्रश्न 48 बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सामान्य तौर पर ट्रांसफार्मर की दक्षता खालिस्तान होती है 25%, 50%, 75% या 95% से 98%। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सामान्य तौर पर ट्रांसफार्मर की दक्षता 95% से 98% होती है, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 49, जब दो ट्रांसफार्मर समांतर में कार्य कर रहे हैं तो किस आधार पर लोड बांटेंगे? चुंबकीय धारा, लीकेज रिएक्टेंस, प्रति इकाई प्रतिबाधा या किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग के आधार पर, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 50, अधिकतम दक्षता के दौरान ट्रांसफार्मर की कॉपर क्षति 1000 वाट है तो लोहे क्षति क्या होगी? दोस्तों अधिकतम दक्षता के दौरान ट्रांसफार्मर की कॉपर क्षति एवं लोहे क्षति का मान समान होता है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ट्रिक्स व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कमेंट बॉक्स में मोबाइल नंबर सेंड करें।